आवाज आ रही है सभी को? यस। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम डाउट डिस्कस करेंगे गेट इक्विप टू जेई एडवांस के। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बाकी के ज्वाइन करने का, देन स्टार्ट करते हैं। मेनली सबको जो डाउट होता है वो सेकंड वाला जो पेज है सिंगल चॉइस का, जिसमें लाइक आफ्टर क्वेश्चन नंबर 25 वाला जो पेज है, वो वाले जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट उन सभी क्वेश्चंस में सबको डाउट होता है। तो ऑब्वियसली हम पहले वही वाले क्वेश्चंस जो हैं पहले डिस्कस करेंगे एंड देन बाद में करेंगे। सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बट पहले हम 25 वाला जो है क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 वो वाला पेज जो है वो हम पहले डिस्कस करेंगे, बिकॉज उसमें ऑलमोस्ट सभी बच्चों को डाउट होता है। यस, ऑब्वियसली सिंगल चॉइस में ही हम कितने 33 क्वेश्चन हैं, तो आज वही हो पाएगा। वो भी पूरा हो पाएगा या नहीं कुछ बोल नहीं सकते, बट इसलिए हम पहले वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जिनमें ऑलमोस्ट सभी बच्चों को डाउट होगा। तुम्हारा 8 o'clock दूसरा लेक्चर भी है, तो उससे पहले ही हमें खत्म भी करना है।
स्टार्ट करें? ओके ठीक है। सो गेट इक्विप्ड टू जेईई एडवांस जो है उसका हम लेंगे पहले सिंगल चॉइस, एंड सिंगल चॉइस में क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं। देन आफ्टर दैट बीच में और कोई क्वेश्चन ले लेंगे जो आएंगे। तो इसमें क्या दिया है, a solution of palmitic acid in benzene contains 4.24 ग्राम of acid per liter। तो हमें एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन ही दी है। सो 4.24 ग्राम पर लीटर हमारे पास है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें पैलेमेटिक एसिड 4.24 ग्राम है। Now when this solution is dropped on its surface, benzene gets evaporated। तो किसी सरफेस पे इसको हम जब डालते हैं तो बेंजीन इवेपोरेट हो जाता है, एंड जो सॉल्यूट है ऑब्वियसली वो पैलेमेटिक एसिड है, एंड पैलेमेटिक एसिड फॉर्म्स ए यूनिमोलिकुलर फिल्म ऑन द सरफेस। तो इस सॉल्यूशन को किसी सरफेस पर डाला तो सरफेस पर डालने पर बेंजीन इवेपोरेट हो गया, एंड ये सॉल्यूट जो है पैलेमेटिक एसिड ये बच गया। तो ये एक्चुअली 4A एंड 4B के लिए है। 4 एंड 4B जो है उनका है ये। सो आई डोंट नो 4A और 4B में कौन कौन से बैच है, बट उनका डिस्कशन है गेट इक्विप्ड वाला पार्ट। मेरे ख्याल से ये 25 मई, 7 जून एंड 25 जून का होगा शायद। नाउ तो व्हेन दिस सॉल्यूशन इज ड्रॉप्ड on a surface, benzene gets evaporated and palmitic acid forms a unimolecular film on the surface. If we wish to cover area of 500 centimeter square, हमें 500 centimeter square का एक एरिया कवर करना है with unimolecular film, what volume of solution should be used? The area covered by the area covered by one palmitic acid molecule may be taken as 0.21 nanometer square। तो एक मॉलिक्यूल जो है वो 0.21 नैनोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। ठीक है, तो टोटल एरिया कवर्ड हमें पता है, टोटल एरिया कवर्ड कितना है? वो है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसको मीटर स्क्वायर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁴ आएगा। एंड द एरिया कवर्ड बाय वन पैलेमेटिक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो 0.21 नैनोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड कितने होंगे पैलेमेटिक एसिड के? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of पैलेमेटिक एसिड रिक्वायर्ड कितने आएंगे? सो टोटल एरिया कवर्ड कितना है? 500 इंटू 10⁻⁻⁴। उसको डिवाइड कर देंगे एक मॉलिक्यूल कितना एरिया कवर करता है उससे। तो कितना एरिया कवर करता है एक मॉलिक्यूल? 0.21 नैनोमीटर स्क्वायर करता है। तो 0.21 नैनोमीटर स्क्वायर है, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो नैनोमीटर में करने के लिए 10⁻⁻⁻ क्या करते हैं? 9 करते हैं, बट नैनोमीटर स्क्वायर है तो उसका हो जाएगा 10⁻⁻18। सो नैनोमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। सो इतने मॉलिक्यूल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे पॉलीमेटिक एसिड के कन्वर्ट करने के लिए। नाउ कितना हो गया ये? सो ये हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए। अब देखो मोल्स अगर हमें निकालने हैं तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय एन कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए डिवाइड बाय एन मींस एवोगैड्रो नंबर। ये -18 को ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो गया? +14 हो गया, एंड डिवाइड बाय 0.21। इसके अलावा किससे डिवाइड करेंगे?
6.02 से, तो 6 लिख देता हूं उसको, 6 इंटू 10⁻23। सो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ना नंबर ऑफ मोल्स से अगर हमें वेट निकालना है कि कितना वेट रिक्वायर्ड होगा, तो वो भी आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल से वेट कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। कितना दिया है? 256 दिया है, तो इसको 256 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, 5 इंटू 10⁻14 है ना, तो उसमें भी थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं। ये 500 को हम क्या लिख देंगे? 5 लिख देते हैं और पावर को चेंज कर देते हैं, तो 5 इंटू 10⁻16 हो गया ऊपर, ठीक है। एंड अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से, जो कि कितना है? 256 है। सो 5 इंटू, अच्छा ये पावर ऊपर जाएगी 23 वाली, तो क्या हो गई? 10⁻⁻7 हो गया। इसके अलावा 256 से मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड बाय क्या है? 0.21 इंटू 6। तो ये वेट आ गया ग्राम में। अभी किसका वेट आया है? ये सॉल्यूट का वेट आया है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कितना वॉल्यूम जो है उस सॉल्यूशन का लिया जाए। अब देखो हमें क्या दिया है? 4.24 ग्राम पर लीटर, है ना। जब सॉल्यूशन का 1 लीटर हम लेंगे तो उसमें 4.24 ग्राम जो है किसका है? पैलेमेटिक एसिड का है। ओके, तो वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम, तो ये जो वेट आया है हमारे पास, इसको डिवाइड बाय कर देंगे हम किससे? इसको डिवाइड करेंगे हम 4.24 से, तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा लीटर में। पहले वेट कितना है, वेट एक बार देख लेते हैं कैलकुलेट करके। तो वेट जो है ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 10⁻⁻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 ⁻
-4 आ रहा है। वेट रिक्वायर्ड जो है 10⁻⁴ आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो उस वेट रिक्वायर्ड वेट जो है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 4.24 से, तो हमें वॉल्यूम किस में मिल जाएगा, लीटर में मिल जाएगा। क्लियर है क्या? ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन से देखा कि कितना एरिया कवर करना है। टोटल एरिया कवर्ड पता है, एक मॉलिक्यूल कितना एरिया कवर कर रहा है वो भी हमें पता है। तो कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे कवर करने के लिए वो पता चल गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उनको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई किया तो वेट पता चल गया। वेट पता चल गया तो हमें सॉल्यूशन का क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 4.24 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 4.24 ग्राम है ना। तो वहां से हम देख सकते हैं कि कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा सॉल्यूशन का। ओके, आगे चलें, क्लियर है सभी को ना? हम गेट इक्विप टू जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। नोट करना वैसे मैं सेंड कर दूंगा, नोट करना की अभी जरूरत नहीं, मैं सेंड कर देता हूं, चलेगा?
कैलकुलेशन किया ना, उससे आया 10⁻⁻⁴। अप्रोक्सीमेटली हो, एग्जैक्टली नहीं है वो। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया? वॉल्यूम अपना ये जो था, स्टार्टिंग में क्या दिया था हमें? स्टार्टिंग में देखो हमें ये दिया था, तो ये क्या दिया है, 1 लीटर में कितना है, 4.24 ग्राम है, ऐसा दिया है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कि 4.24 ग्राम का 1 लीटर है, तो इतने ग्राम का कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। 4.24 का 1 है तो 10⁻⁻⁴ का क्या होगा, 10⁻⁻⁴ by 4.24। स्टार्टिंग से अभी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मेनली डाउट जो है वो ये वाले पेज में होता है। पहले ये वाले कर लेंगे, देन हम सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 ले लेंगे। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन, क्योंकि तुम लोगों ने ही किसी ने पूछा, बोला था कि सर पीछे से स्टार्ट करो, मतलब क्वेश्चन नंबर 33 से लो। बट मेनली मुझे पता नहीं कि कौन से वाले पार्ट में सबसे ज्यादा डाउट होते हैं, पहले वो वाला पार्ट ले रहे हैं। बाकी भी करा देंगे, बट पहले ये वाला पार्ट करा रहे हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, 6 ग्राम सैंपल है जिसमें CuCl2 एंड CuBr2 है, उसे डिजोल्व किया है 100 ml में। तो अब देखो क्या है, CuCl2 एंड CuBr2। अब ऑप्शन में देखो, दोनों को मिला के हमें 3 ऑप्शन में 100% दिया, बट एक ऑप्शन में क्या है, दोनों को मिला के 100% नहीं हो रहा है। मतलब हो सकता है कि इसमें इम्प्योरिटी भी हो, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों का वेट जो है वो हम एक का X ले लेते हैं और एक का Y ले लेते हैं, और बाकी हो सकता है इम्प्योरिटी यहाँ पर। ठीक है, तो X और Y लेके चलते हैं हम, दोनों का X प्लस वाई, यहाँ पर हम 6 नहीं ले रहे हैं। ओके, बिकॉज इम्प्योरिटी भी हो सकता है। अब दोनों को डिजोल्व किया किसमें, 100 ml में। ओके, सो दोनों का ये जो है किसमें, 100 ml में है। बट इसमें से जब हम 10 ml सॉल्यूशन लेंगे, शरबत, जब इसमें से हम 10 ml सॉल्यूशन लेंगे, तो अब देखो 100 ml सॉल्यूशन में कितना है, x ग्राम है ना। नाउ ये परफेक्टली मिक्स है, तो 10 ml में कितना होगा, ऑब्वियसली x बाय 100 इंटू 10 है कि नहीं, दैट इज नथिंग बट x बाय 10। ओके, सो इसमें से जस्ट हम 10 ml लेंगे, तो उस 10 ml में जो CuCl2 आएगा एंड CuBr2 आएगा, वो क्या आएगा, पहले का 1/10 आ जाएगा। तो इन 10 ml CuCl2 is x by 10 gram एंड CuBr2 क्या होगा, y by 10 ग्राम। ओके, फिर से देख लो, अगर मैं बोल रहा हूं कि 100 ml में x है, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, मैं बोलता हूं कि 100 में x है, तो 1 में क्या होगा, 1 में x बाई 10 होगा, सॉरी x बाई 100 होगा, तो फिर 10 में कितना होगा, 10 में x बाई 100 इंटू 10। तो क्या है, 10 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, तो x बाई 10 आया ना। अब आया समझ में? ओके,
तो हमें 10 ml जो है, हाँ स्टार्टिंग का 6 ग्राम मिला के दिया पूरा सॉल्यूशन। 10 ml 100 ml सॉल्यूशन है और उसका वेट कितना है, 6 ग्राम है। तो CuCl2 CuBr और हो सकता है इम्प्योरिटी हो, उन सबको मिला के 6 ग्राम है। अब देखो ना 100 ml सॉल्यूशन हमने ले लिया, बट बाद में से मिक्स नहीं करना, राइट। सॉल्यूशन जो है उसका पूरे का जो वेट है, मतलब सैंपल जो है उसका 6 ग्राम है। वो 6 ग्राम को डिजोल्व किया है वाटर में, तो 100 ml वाटर में डिजोल्व किया तो सॉल्यूशन भी 100 ml ही समझेंगे। वो जो हमने CuCl2 और CuBr2 लिया ना, उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज नहीं होगा ना। जितना वाटर का वेट है ना, वो वही, सॉरी जितना वाटर का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेंगे। नाउ अब देखो इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, AgNO3 के साथ। तो AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसकी वजह से Cl और Br जो है उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा एंड AgCl और AgBr बनेगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या क्या होगी, CuCl2 प्लस AgNO3 gives AgCl plus CuNO3 होल ट्वाइस। तो बैलेंस अगर हम करेंगे यहां पर, तो ये बैलेंस हो गया। तो CuCl2 का कितना वेट है, x/10 ग्राम है। तो x/10 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, डिवाइड बाय मोलार मास। तो x/10 इसका वेट है, डिवाइड बाय मोलार मास किया। मोलार मास कितना है CuCl2 का, देखो Cu का 63.5 है और Cl2 कितना है, Cl2 जो है वो कितना हो जाएगा 71। तो 71 प्लस 63.5 कितना हुआ 134.5। इतने हमारे पास क्या है, CuCl2 के मोल्स हैं। तो AgCl के मोल्स कितने आएंगे, अब देखो 1:2 रेशियो है ना, तो 1 मोल से 2 मोल बनता है, तो इतने से कितना बनेगा, डबल बन जाएगा ऑब्वियसली। तो AgCl के मोल्स यहां पर कितने होंगे, 2x डिवाइड बाय 10 इंटू 134.5। ठीक है, ये आ गए हमारे पास AgCl के मोल्स। नाउ इसी टाइप से हमारे पास यहाँ पर AgBr वाली रिएक्शन भी आएगी। क्यों, क्योंकि हम CuBr2 का भी रिएक्शन करा रहे हैं। तो CuBr2 जो है उसका रिएक्शन क्या होगा, CuBr2 प्लस ट्वाइस AgNO3 दोनों जो है CuCl2 एंड CuBr2 एक रिएक्शन में रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। AgNO3 का अलग अलग रिएक्शन होगा, CuCl2 से अलग रिएक्शन होगा और CuBr2 से अलग रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं कि दोनों को एक ही रिएक्शन में हम लिख दें, ऐसे रिएक्शन नहीं होता है। सो क्या बनेगा, AgBr बन जाएगा प्लस CuNO3 होल ट्वाइस। ओके, अब देखो CuBr2 कितना होगा, सो y/10 तो उसका क्या है, वेट है, डिवाइड बाय मोलार मास करेंगे। सो मोलार मास क्या आएगा, Cu का 63.5 एंड Br का 80 होता है, लेकिन 2 Br है तो 160 हो गया। तो 160 प्लस क्या करना है 63.5, तो ये आ जाता है 223.5। सो ये हमारे पास CuBr2 के मोल्स हो गए। नाउ CuBr2 के मोल्स पता है, AgBr के मोल्स क्या होंगे, इससे जो AgBr बनेगा वो क्या बनेगा, डबल बनेगा, है ना, डबल मोल्स आएंगे उसके। तो AgBr कितना हो गया 2y डिवाइड बाय 10 इंटू 223.5। तो ये AgBr के मोल आ गए। क्लियर है। अब ये हमारे पास CuCl2 और CuBr2 की जो रिएक्शन हुई है AgNO3 से, उससे AgCl एंड AgBr के मोल्स हैं। ये मोल्स हैं, हमें उन्होंने मोल्स नहीं दिया, उन्होंने हमें वेट ऑफ पीपीटी दिया है।
ये AGCL और AGBR एक्चुअली क्या है, PPT। ओके, तो इन दोनों का वेट दिया है मिला के, कितना वेट दिया है 0.9065। तो अभी हमें क्या निकालना है, दोनों का वेट निकालना है। तो AGCL के मोल्स कितने थे, एक बार मोल्स देख लेते हैं फिर से। AGCL के मोल्स है 2x डिवाइड बाय 10। तो AGCL के मोल्स जो है वो है 2x डिवाइड बाय 10 इंटू 134.5। ये AGCL के मोल्स हैं। अगर मुझे AGCL का वेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, AGCL से के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज Ag का प्लस Cl का, तो 143.5 हो गया। सो दिस इज AGCL का वेट। ठीक है, इसके अलावा और क्या बना है, AGBR बना है। नाउ AGBR के मोल्स पता है, तो AGBR के वेट क्या होगा, उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो Ag का 108 होता है और Br का कितना होता है 80। तो AGBR का कितना हुआ 188 हो गया ना। तो AGCL के मोल्स आ गए। अब AGBR के मोल्स से AGBR का वेट निकालेंगे, तो 2I डिवाइड बाय 10 इंटू 223.5, ये मोल्स है AGBR के, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है हमें, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो कि कितना है 188, एंड ये ऐड करके क्या आना चाहिए, कितना दिया दोनों का वेट मिला के 0.9065। ओके, सो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। क्लियर है क्या, ठीक है, एक्स और वाई का एक इक्वेशन आ गया है। अब देखो आगे क्या हो रहा है। अभी जो पीपीटी आया है किस किस का है, AGCL और AGBR का आया है। नाउ द प्रेसिपिटेट थस ऑब्टेन्ड वाज सेकन विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaBr। अब देखो ये जो पीपीटी आया है इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaBr के साथ शेक कर लिया है, तो उससे क्या होगा, उसने खुद ने बोला है where all AGCL gets converted into AGBR। तो अभी जितना भी AGCL था ना वो AGBR में कन्वर्ट हो जाएगा। तो AGCL प्लस NaBr will give AGBR प्लस NaCl। तो AGCL जो है वो उसके मोल्स कितने आए थे हमारे पास 2x डिवाइड बाय 10 इंटू 134.5। ये AGCL के मोल्स आए थे, तो कितना AGBR बनेगा, ऑब्वियसली ये मोल्स ऑफ AGCL है, तो AGBR भी इतने मोल्स बन जाएगा बिकॉज 1:1 है। तो दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो AGBR के मोल्स सभी इतने हो जाएंगे। तो AGBR पहले से भी हमारे पास है ऑलरेडी, पहले AGBR है और अभी और AGBR आ गया, तो टोटल AGBR हमारे पास क्या हो गया, पहले वाला AGBR प्लस अभी वाला AGBR। तो दोनों के जो मोल्स हैं वो मिला के कितने होंगे, तो पहले वाला कितना था 2I डिवाइड बाय 10 इंटू 223.5। ये पहले वाला AGBR है और अभी वाला AGBR कितना है 2x डिवाइड बाय 10 इंटू 134.5, ये भी वाला AGBR है। तो ये टोटल मोल्स ऑफ AGBR हो गए। नाउ इसका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 188, तो अभी आ जाएगा AGBR का वेट जो कि कितना है, न्यू पीपीटी अभी किसका होगा AGBR का, पहले वाला AGBR और अभी वाला AGBR मिला के अभी नया पीपीटी है, तो कितना आएगा 1.005। ओके, सो अभी देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ऑब्वियसली विदाउट कैलकुलेटर यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। तुम बोलोगे सर एग्जाम में तो कैलकुलेटर नहीं रहेगा, फिर तो एग्जाम में तुम्हें ऐसा डेटा भी नहीं दिया जाएगा ना। अभी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम बोल सकते हैं ये सब है। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत सिंपल सिंपल डेटा रहेगा जिससे कि आराम से तुम्हारी कैलकुलेशन हो जाए। ओके,
तो ये दो इक्वेशन, इनको सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा, और एक्स और वाई का वैल्यू अगर आ गया तो दोनों का परसेंटेज आ जाएगा। आगे चले। ऑब्वियसली परसेंटेज ऑफ CuCl2 निकालना होगा, तो क्या है परसेंटेज ऑफ CuCl2, कैसे निकालोगे? अगर x आ गया तो x बाय टोटल वेट क्या था 6 था इंटू 100, ओके। और दूसरे का परसेंटेज निकालोगे तो वहां पर क्या करोगे, y बाय 6 इंटू 100 करोगे। क्लियर है? एक रिएक्शन में दो पीपीटी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते, बट यहां पर ऐसा नहीं है, ओके। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक रिएक्शन में मतलब दो पीपीटी, मतलब यहां पर ऑब्वियसली दो अलग अलग रिएक्शन है। एक रिएक्शन में दो सब्सटेंस ऐसे आ सकते हैं जो दोनों की दोनों पीपीटी हो, बट यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या है कि दो अलग अलग रिएक्शन हो रही है। एक्चुअली पहले वाला जो निसिम तुम बोल रहे हो कि न्यू पीपीटी विल आल्सो इंक्लूड ओल्ड AgBr, वाई? क्योंकि ऐसा थोड़ी कि पहले वाला जो AgBr कहीं चला गया, वो भी तो नीचे सेट पड़ा हुआ है ना। पीपीटी क्या है? पीपीटी सॉलिड वाला पार्ट है जो सॉल्यूशन में ना रह के नीचे जमा रहता है। समझ आया? तो पहले जो AgBr नीचे जमा था वो थोड़ी कहीं भाग गया, अभी भी वो है। बट जो AgCl पहले वाला था उसने रिएक्शन कर लिया और उसने AgBr बना दिया। अर्णव, ये तुम्हें कैसे पता चला कि अलग अलग रिएक्शन होंगे? देखो क्या है, जनरली ऐसे जो रिएक्शंस हैं वो अलग अलग ही होते हैं। ऐसे नहीं होते कि एक ही रिएक्शन में सब रिएक्ट कर लेंगे, ओके। जितने भी हमारे पास सब्सटेंस हैं, अगर मैं हमारे पास 3-4 सब्सटेंस है मिक्सचर में, उन 3-4 सब्सटेंस से मैं किसी का रिएक्शन करा रहा हूं, तो जनरली ऐसा ही होगा कि अलग अलग सब्सटेंस के साथ अलग अलग रिएक्शन होगी। ऐसा नहीं कि एक ही रिएक्शन में सबको लिख दोगे। हाँ हर्ष, तुम सही बोल रहे हो। अगर यहां पर जस्ट एक इक्वेशन बन रहा होता, अगर यहां पर जस्ट एक इक्वेशन बन रहा होता तो हमें इंप्योरिटी को हटाना पड़ता, मतलब इंप्योरिटी को हम नेग्लेक्ट करते क्योंकि हमारे पास वेरिएबल ज्यादा आ जाते और इक्वेशन कम आ रही होती। बट यहां पर क्या है, दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। उस केस में हम क्या बोलते हैं, इंप्योरिटी नहीं होगी, और x प्लस वाई मिला के क्या होता है उस केस में 1 हो जाता, फिर ये 6 हो जाता। ओके, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27। An element X reacts with hydrogen leading to formation of a class of compounds that is analogous to hydrocarbon. Now 5 gram of X forms 5.6 to 5 gram of a mixture of two compound X. X के दो कंपाउंड, एक है XH4 और दूसरा X2H6 इन द मोलार रेशियो 2:1। तो 2:1 रेशियो में वो बन रहे हैं। डिटरमाइन द मोलार मास ऑफ X। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या करना है, X का मोलार मास निकालना है। तो उन्होंने मोलार रेशियो दिया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर ले लेंगे। चलो, तो रिएक्शन क्या है, X प्लस H2 विल गिव XH4, एक ये रिएक्शन है। और दूसरा रिएक्शन क्या है, X प्लस H2, दो रिएक्शन होंगे यहां पर भी। ऐसा नहीं कि एक ही रिएक्शन में दोनों XH4 और X2H6 बन जाएंगे, ठीक है। दो अलग अलग रिएक्शन हम लेंगे, उनके थ्रू ये बनेंगे। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ गया, सेकंड रिएक्शन को बैलेंस करोगे 2 और 3। ठीक है, दोनों रिएक्शन बैलेंस कर लिए ना। वो क्या बोल रहा है कि किस मोलार रेशियो में है, 2:1 है ना। XH4 और X2H6 जो है उनका मोलार रेशियो 2:1 है। मान लो X2H6 जो है वो A मोल्स है, तो XH4 जो है वो कितना मोल्स होगा, 2A मोल्स। क्लियर है? ये मोल्स हैं हमारे पास। अब देखो,
XH4 के मोल्स अगर 2A हैं तो X के मोल्स क्या होंगे? X के मोल्स मतलब फर्स्ट रिएक्शन में जो X यूज हुआ है उसके मोल्स भी क्या होंगे? 2A होंगे। समझ आया? ये हमें नहीं पता था X, ये हमने XH4 को यूज करके मतलब फर्स्ट रिएक्शन में कितना X यूज हुआ वो निकाल रहे हैं। मोलार, एक मिनट, मोलार रेशियो दिया, मोलार मास का रेशियो नहीं दिया है, मोलार रेशियो। और मोलार रेशियो का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो। मोलार मास का रेशियो नहीं दिया, मोलार रेशियो दिया है ना, और मोलार रेशियो मतलब नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो। तो अब देखो XH4 जो है उसके मोल से फर्स्ट रिएक्शन में कितना X यूज हुआ, उसके मोल्स मिल गए। नाउ इसी टाइप से X2H6 से देखो, तो X2H6 जो है उसके A मोल्स हैं, तो उस रिएक्शन में फिर X के कितने होंगे? 1:2 है ना, तो उस रिएक्शन में कितने हो जाएंगे? 2A हो जाएंगे। क्लियर है? उन्होंने देखो रेशियो दिया है, 2:1 रेशियो दिया है। X2H6 का मैंने A मोल्स अज्यूम कर लिया, तो XH4 का क्या मोल्स होगा? 2A, क्योंकि 2:1 रेशियो है। अगर XH4 का मैं A मोल्स अज्यूम करता तो फिर मुझे X2H6 का A/2 लेना पड़ता है ना, तो A/2 लेने की वजह से मैंने उसको A ही ले लिया है ना, तो उसका A ले लिया तो XH4 का 2A हो गया। अब देखो X का हमें वेट दिया हुआ है, X का कितना वेट दिया है? X का उन्होंने वेट दिया है 5 ग्राम है, बट X का उन्होंने मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया ना। सो टोटल A के कितने मोल्स, सॉरी X के कितने मोल्स हो गए हमारे पास? तो अब हम यहां पर अज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम मोलार मास या एटॉमिक मास, कुछ भी ले लो उसको। एज्यूम मोलार मास ऑफ X उसको क्या लें? चलो B ले लेते हैं, ठीक है। मोलार मास ऑफ X को हमने क्या ले लिया? B ले लिया। तो अब देखो दोनों रिएक्शन में X के मोल्स मिला के कितने हुए? 4A हुए, है ना। तो 4A मोल्स इंटू क्या करोगे? B कर दो। B इज नथिंग बट मोलार मास, तो ये क्या आ गया? वेट आ गया ना। सो 4AB इज इक्वल टू 5, हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन क्या होगा? चलो बॉक्स बना देते हैं इसको। तो एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? जो हमारे पास XH4 और X2H6 आ रहा है, उन दोनों का वेट मिला के कितना होना चाहिए भाई? उनका वेट मिला के होना चाहिए 5.625 ग्राम। ओके, तो 2A मोल्स का वेट कितना होगा? 2A इंटू मॉलिकुलर वेट क्या होगा XH4 का? B प्लस 4 इज इक्वल टू, सॉरी ये हमारे पास फर्स्ट वाले का मोल्स, सॉरी वेट आया, प्लस सेकंड वाले का क्या होगा? 2x है ना, तो 2x है तो 2 भी हो गया, प्लस 6, ये उसके मोल्स हो गए, मल्टीप्लाई, सॉरी ये उसका क्या हो गया? मॉलिकुलर वेट हो गया, मल्टीप्लाई बाय मोल्स, तो ये उसका वेट आ गया। तो फर्स्ट का वेट प्लस सेकंड का वेट मिला के क्या होना चाहिए? इस पूरे सब्सटेंस का वेट होना चाहिए। तो कितना हो गया? वो कितना दिया हमें? 5.625 दिया। पूरे मिक्सचर का वेट हो गया जो बना है उसका। तो देखो दो इक्वेशन आ गई, और यहां पर भी दो इन्होंने, ठीक है। देखो सेकंड वाले इक्वेशन में वैसे अगर तुम यूज करोगे तो 2AB प्लस 2AB, पहले वाले में भी 2AB आ रहा है, दूसरे वाले में भी 2AB आ रहा है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया 4AB, है ना। और 4AB क्या है? 5 ही है। तो तुम्हें आराम से सेकंड इक्वेशन से क्या मिल जाएगा? मतलब फर्स्ट इक्वेशन से AB 4AB का वैल्यू जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे सेकंड में, तो क्या मिल जाएगा? A मिल जाएगा, और A मिल गया तो बाद में वापस तुम क्या निकाल सकते हो? B निकाल सकते हो। क्लियर है क्या सबको?
ओके, आगे चलें। दिस इज क्वेश्चन नंबर, मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे पास, चलो करा ही देते हैं, तुम्हें ज्यादा वो है तो। ये जो हमारे पास आ रहा है टू, यहां पर देखो इक्वेशन फॉर्म कैसे किया वो नहीं समझा। अच्छा देखो, ये क्या है, ये हमारे पास इसका वेट है, और ये वाला जो है ये इसका वेट है। दोनों का वेट मिला के क्या आना चाहिए, 5.625 आना चाहिए। अब देखो, अब फर्स्ट वाला जो है वो वेट कैसे हुआ, देखो 2a क्या हो गए, XH4 के मोल्स हो गए, मोल्स हो गए, मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे वेट के लिए, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट देखो क्या है, XH4 का X का B है और H। सिमिलरली दूसरे वाले में देखो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, 2x है ना, तो 2b प्लस H6 है तो क्या हो गया, B हो गया, तो 2b प्लस 6 क्या हो गया, 2b प्लस 6 सेकेंड वाले का मॉलिक्यूलर वेट हो गया, इनटू क्या करेंगे उसके मोल्स A। तो दोनों के वेट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कंपाउंड का वेट आ जाएगा। बारिश हो रही है तो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए शायद वॉइस ब्रेक हो रहा होगा। हेलो, आ रही आवाज? तो हमने क्या है, वेट ऐड किया है, और वेट कैसे आया, वेट जो है मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके आया। नंबर ऑफ मोल्स किसके नहीं समझे अभी तक? आदित्य क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स नॉट येट अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे है ना समझ में, आगे चले। आंसर आगे सॉल्व कर सकते हो ना इक्वेशन से, या आगे आगे सॉल्व करके बताएं। आगे कर लोगे ना, 4ab इक्वल टू 5 कैसे आया यार, 4x जो है, x के मोल्स जो हैं वो कितने हो गए, टोटल मोल्स 4a हो गए, एंड 4a x के मोल्स हैं, उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई किया, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, b है, तो 4a इंटू बी, ये हो गया वेट ऑफ x जो कि कितना दिया, 5 दिया है। तो 4a इज मोल्स ऑफ a इंटू b इज मॉलिक्यूलर वेट, तो b इज मॉलिक्यूलर वेट, तो सब्स्टिट्यूट करके क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्या है, ए 2 ग्राम portion of a sample containing NaBr and Na2SO4 was dissolved and diluted to 250 ml. तो NaBr और Na2SO4 का सॉल्यूशन है। दोनों का वेट मिला के 2 ग्राम दिया है, तो अभी हम यहाँ पर क्या एक्स और वाई ले लेते हैं। अब ये हो सकता है इसमें इम्प्योरिटी हो या हो सकता नहीं हो, बाद में पता चलेगा। तो दोनों का हमने एक्स और वाई करके ले लिया। नाउ कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज 250 ml। जो सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम कितना है, 250 ml है। अब इस 250 ml का देखो आगे क्या बोल रहा है, 1/5
सॉल्यूशन इसका 1/5 लिया, 1/5 एलिक्वेट पोर्शन वाज टाइट्रेटेड बाय सिल्वर नाइट्रेट। तो ये जो सॉल्यूशन है इसका जस्ट 1/5 हम ले रहे हैं। ओके, इस सॉल्यूशन का जस्ट 1/5 ले रहे हैं। तो इन 1/5 एलिक्वेट मतलब परफेक्टली मिक्स, ठीक है, मतलब उसमें एकदम ऐसा नहीं कि एक साइड NaBr पड़ा एक साइड Na2SO4 पड़ा, ऐसा नहीं, पूरा परफेक्टली मिक्स है दोनों। मतलब अगर मैं सॉल्यूशन का 1/5 लूंगा तो दोनों का जो वेट है वो भी क्या आएगा, 1/5 आएगा। तो इन 1/5 NaBr क्या होगा, NaBr भी 1/5 हो जाएगा, मतलब x/5 आएगा। और Na2SO4 क्या आ जाएगा, y/5 आ जाएगा। अब दोनों का जो रिएक्शन हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ हो रहा है। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो एन एवरेज ऑफ 42.5 ml सॉल्यूशन बीइंग रिक्वायर्ड, एलिक्वेट मतलब परफेक्टली मिक्स, ओके, परफेक्टली मिक्स है उसका मतलब। नाउ AgNO3 के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन देख लेते क्या है। तो NaBr प्लस AgNO3 टाइट्रेटेड मतलब रिएक्शन ही होता है ज्यादा, उसमें जब प्रैक्टिकल, जब लैब में हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो वहां पर जो रिएक्शंस कराई जाती है उनको टाइट्रेशन बोलते हैं। तो NaBr प्लस AgNO3 से क्या बनेगा, AgBr बन जाएगा प्लस NaNO3 बनेगा। तो ये रिएक्शन होगी। नाउ देखो हमने क्या लिया था, x ग्राम AgBr लिया था, सॉरी NaBr लिया, बट 1/5 में क्या है, x/5 ग्राम ही है। तो x/5 ग्राम है, मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय मोलार मास। सो Na का 23 होता है और Br का होता है 80, तो ये कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा मोलार मास। सो ये NaBr के मोल्स आ गए। नाउ इतने मोल्स के लिए AgNO3 कितना रिक्वायर्ड होगा, ऑब्वियसली 1:1 रेशियो आ रहा है, तो वो भी इतना ही रिक्वायर्ड होगा। तो ये फर्स्ट रिएक्शन में कितना AgNO3 यूज होगा उसके मोल्स आ गए, ठीक है। अब देखो सेकेंड रिएक्शन में कितना यूज होगा, तो सेकेंड रिएक्शन भी होगी इसी टाइप से। तो सेकेंड रिएक्शन क्या है, Na2SO4 प्लस AgNO3 will give Ag2SO4, तो ऑब्वियसली ये 2Ag आना चाहिए, प्लस ट्वाइस NaNO3। तो ये सेकेंड वाली रिएक्शन होगी। अब देखो y/5 ग्राम है Na2SO4 का, तो y/5 ग्राम में मोल्स कितने होंगे, डिवाइड बाय मोलार मास। तो Na के 2 हैं, Na कितने हैं, 2, तो उनका हो गया 46। इसके अलावा SO4 का 98 होता है, तो 46 प्लस 98 जो है कितना होगा, सॉरी SO4 का 96 होता है, 98 H2SO4 है, तो SO4 का 96 होता है प्लस 46, तो ये हो गया 142। तो ये आगे मोल्स ऑफ Na2SO4। अब देखो Na2SO4 के मोल्स आ गए, तो AgNO3 के मोल्स क्या होंगे, डबल होंगे ना। 1 मोल ऑफ Na2SO4 से 2 मोल्स AgNO3 रिएक्ट करेगा ना, तो AgNO3 के मोल्स डबल होने चाहिए। तो कितने आएंगे, 2y डिवाइड बाय 5 इंटू 142। तो ये मोल्स ऑफ AgNO3 आ गए।
ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन में AgN3 के मोल्स पता चल गए, सेकंड जो 42.3 के मोल्स उसने नहीं दिए थे, लेकिन इनडायरेक्टली वो उसके मोल्स भी दे रहा है। AgNO3 जो है उसके मोल्स इनडायरेक्टली दिए जा रहे हैं। AgNO3 के मोल्स कितने दिए जा रहे हैं, देखो इनडायरेक्टली दे रहा है वो। हेलो, आ रही आवाज? हाँ, तो AgNO3 के मोल्स को इनडायरेक्टली दे रहा है, किसके थ्रू? KBr के थ्रू। कैसे दे रहा है देखो, उसने आवाज आ रही है? अरे यार, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया, और जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया उसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। किसी और ने लिया है क्या? ठीक है, तो अभी हम लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आधा करा चुके थे, बट वी हैव टू स्टार्ट अगेन। मतलब जितना करा दिया उतना समझ में आया ना? AgNO3 वाला पार्ट करा दिया था हमने। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें ना? ओके,
और जिसने स्क्रीनशॉट लिया वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ठीक है? जो स्क्रीनशॉट तुमने लिया वो पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कर देना मुझे, एंड सब लोग लेते रहो, अदरवाइज क्या पता बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट यार, क्या हो रहा है आज ये? अभी आ रही है क्या आवाज? ठीक है। सो देखो, हमारे पास जो मोल्स हैं केबीआर के, वो कितने होंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केबीआर इन 0.0125 ग्राम कितने होंगे? 0.0125 डिवाइड बाय मोलार मास। मोलार मास कितना है? 39 प्लस 80 दैट इज 119। ठीक है, सो ये हमारे पास मोल्स हो जाएंगे। अब देखो, सेम मोल्स हमारे पास होंगे AgNO3 के 1 ml में। उसने ये दिया है कि 1 ml of AgNO3 is found to be equimolar to 0.0125 gram of KBr. Okay, so it should be equal to number of moles of AgNO3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 इन 1 ml। ठीक है, तो AgNO3 का 1 ml सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें भी इतने ही मोल्स आएंगे। बट AgNO3 का देखो, जो रिएक्ट किया ना सॉल्यूशन से, कौन से सॉल्यूशन से? NaBr और Na2SO4 वाले सॉल्यूशन से। जो NaBr और Na2SO4 वाला सॉल्यूशन है, उससे जो AgNO3 रिएक्ट किया है वो कितना किया है? 42.5 ml किया है। ओके, तो 42.5 ml में कितने मोल्स होंगे? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 इन 42.5 ml क्या हो जाएंगे? 42.5 इंटू 0.0125 बाय 119। ठीक है, ये मोल्स ऑफ AgNO3 आ गए उसमें। अब देखो, ये मोल्स हमें दूसरे एक फॉर्म उससे भी बने मिले थे इक्वेशन से। क्या क्या थे? तो पहले वाले से क्या आए थे? X डिवाइड बाय 5 इंटू 103, यही था। एंड सेकेंड वाले से क्या था? 2y डिवाइड बाय 5 इंटू 142। नाउ इट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 42.5 इंटू 0.0125 बाय 119। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। तो अभी देखो, हमारे पास एक ही इक्वेशन आ रही है कि x और y की जो इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है? एक ही आ रही है। तो फिर अननोन तो दो हैं, इक्वेशन एक ही है, तो क्या करें बताओ? तो ऑब्वियसली फिर हमें यहां पर इंप्योरिटी को क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि एक इक्वेशन दो अननोन, तो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। तो दूसरी इक्वेशन अभी कहां से आएगी? जब हम इंप्योरिटी को नेग्लेक्ट करें, और इंप्योरिटी को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या हो गया? x प्लस वाई जो है वो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई जो है वो 2 आना चाहिए।
x प्लस वाई क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो वहां से हमें दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है क्या? ओके, सो दूसरा इक्वेशन वहां से आ जाएगा एंड इस टाइप से हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? चले आगे। हमारे पास इक्वेशन कितना था, देखो अगर हम अभी तक जितना चल रहे थे उसी में जाएं तो एक ही इक्वेशन बन पाया था। ओके, ये वाला जो इक्वेशन यही बन पा रहा है, लेकिन एक इक्वेशन में दो अननोन है, वो सॉल्व हो नहीं सकता है, तो फिर हम यहां पर क्या करेंगे, इम्प्योरिटी को नेग्लेक्ट करेंगे, और इम्प्योरिटी को नेग्लेक्ट करेंगे तो दोनों का जो वेट है NaBr और Na2SO4 दोनों का वेट मिला के क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, मतलब x प्लस वाई क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ओके, आगे चले क्या? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। Now molecular mass of an organic acid was determined by the study of its barium salt। तो कोई एक ऑर्गेनिक एसिड है, उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे मिल रहा है, बेरियम, उसके बेरियम सॉल्ट के थ्रू मिल रहा है। अर्नब, हाँ तुम 0.0125 को 0.0119 ले सकते हो, बट उससे आंसर भी हमारे पास एग्जैक्ट नहीं आएगा ना, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 29। तो ऑर्गेनिक एसिड जो है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसका बेरियम सॉल्ट ले रहे हैं। तो 4.290 ग्राम ऑफ सॉल्ट was quantitatively converted to free acid by the reaction of this much of H2SO4. The barium salt was found to have 2 moles of water of hydration. Two moles of water of hydration per Ba2 positive ion and acid is monobasic। अब मोनोबेसिक एसिड का मतलब पता है क्या है, कि उसमें एक ही H है, उसमें क्या है, उससे जैसे HCl है ना, HCl जो है मोनोबेसिक है, HNO3 है वो भी मोनोबेसिक है। ध्रुव क्या बोल रहे हो, 28 नहीं समझा तो इतनी लेट क्यों पूछ रहे हो भाई? क्या नहीं समझा बताओ उसमें। हमने NaBr के थ्रू AgNO3 के मोल्स निकाले, Na2SO4 के थ्रू AgNO3 के मोल्स निकाले, दोनों के थ्रू AgNO3 के मोल्स आ गए। अब वो टोटल मोल्स ऑफ AgNO3 किसके इक्वल होना चाहिए, 42.5 ml में जो AgNO3 है उसके इक्वल। नाउ 42.5 ml में AgNO3 के कितने मोल्स होंगे, तो उसने देखो क्वेश्चन में क्या बोला, उसने बोला है कि 1 ml ऑफ AgNO3 जो है उसमें उतने ही मोल्स हैं जितने 0.0125 ग्राम में, 1 ml में उतने मोल्स हैं। लेकिन हमने हमारे सॉल्यूशन 1 ml नहीं लिया हमने AgNO3 का, हमने AgNO3 का 42.5 ml लिया है। अगर मैं बोलता हूं 1 ml में 10 मोल है तो 42.5 में कितने होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने AgNO3 के मोल्स निकाले और उसके इक्वेट किया, एंड देन एक ही इक्वेशन आई थी, अननोन दो थे, तो इंप्योरिटी को नेग्लेक्ट किया था। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 29। तो मोनोबेसिक मतलब उसमें एक ही H होगा, जैसे HCl HBr वगैरह। तो हम एसिड ले लेते हैं, एसिड को हम क्या मान लेते हैं,
एसिड को हम HX मान लेते हैं, ठीक है। अब एसिड अगर HX है तो इसका मोलार मास बताओ क्या होगा। हमें एंड में मोलार मास से मॉलिक्यूलर वेट ही निकालना ना इसका। सो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा इसका, ये मोलार मास क्या होगा बताओ। ठीक है, मोलार मास हो जाएगा 1 प्लस एक्स का मोलार मास। एक्स का मोलार मास क्या ले लेते हैं, एक्स का मोलार मास हम ए ले लेते हैं मान लो, ठीक है। एक्स का मोलार मास हमने ए ले लिया, तो 1 प्लस ए हो गया इसका मोलार मास। (29 and 30 is done by VJCS sir। ऐसा क्या कराया कि 29 30? नहीं कराया, काफी लोग बोल रहे नहीं कराया, काफी लोग बोल रहे कराया है। सो ऑब्वियसली कराना पड़ेगा। तो एसिड जो है मोनो बेसिक है, तो 1 प्लस ए ले लिया हमने। ए यहां पर एक्स का मोलार मास हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन में दिया है कि 4.290 ग्राम ऑफ सॉल्ट जो है उसका रिएक्शन हुआ H2SO4 से। लेकिन देखो सॉल्ट जो है Ba का सॉल्ट है। Ba का सॉल्ट, अच्छा देखो HX है ना, तो इसका Ba वाला सॉल्ट क्या होगा, देखो H पर पॉजिटिव है और X पर नेगेटिव है ना, H पॉजिटिव और X नेगेटिव है। तो Ba वाला सॉल्ट क्या होना चाहिए बताओ। Ba वाला जो सॉल्ट है वो क्या होगा, BaX2 होगा। बिकॉज X हमारे पास Ba पर क्या होता है, 2 प्लस चार्ज होता है ना। Ba पर 2 प्लस चार्ज है, दैट्स वाई ये क्या आएगा, BaX2 आएगा। लेकिन हाइड्रेटेड भी है सॉल्ट। देखो उन्होंने क्या बोला है, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड कैसे है, उन्होंने क्या बोला है कि एक Ba के लिए 2 H2O है ना। जब एक Ba है तो सॉल्ट में कितने H2 है, 2 H2O। तो ये हमारे पास वो सॉल्ट हो गया। क्लियर है, दिस इज सॉल्ट BaX2 डॉट 2H2O। BX2 कैसे आया, BX2 देखो ऐसे आएगा, Ba पर 2 पॉजिटिव और X पर नेगेटिव, तो सॉल्ट क्या होगा दोनों का मिलके, दोनों का मिलके सॉल्ट होगा BaX2। क्लियर है क्या, तो ये Ba का सॉल्ट है। एंड इसके अलावा हमें क्या दिया अलग से, उसने बोला कि इसमें दो हाइड्रेटेड मतलब 1 Ba2 पॉजिटिव के लिए 2 मोल ऑफ वाटर है, मतलब 2.2H2 है ना। तो ये हमारे पास सॉल्ट हो गया, दिस इज सॉल्ट। अब इस सॉल्ट का हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो BaX2 डॉट 2H2O प्लस H2SO4 will give BaSO4 plus 2HX plus 2H2O। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अब देखो सॉल्ट कितना दिया है, सॉल्ट का 4.290 ग्राम दिया है ना। तो 4.290 ग्राम, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, मोलार मास। व्हाट इज मोलार मास ऑफ दिस, तो Ba का हमारे पास होता है 137। X का हम ऑलरेडी क्या मान चुके हैं, A मान चुके हैं, तो ये हो गया 2A। एंड डॉट 2H2 है तो उसका कितना हो गया 36। तो ये इसके हो गया मोलार मास। तो ये मोल्स आ गए ना, इसके मोल्स पता है, तो H2SO4 के मोल्स क्या होंगे, डबल होंगे या सेम होंगे, सेम होंगे ना, 1:1 रेशियो है। ओके, तो सेम मोल्स H2SO4 के भी हो जाएंगे। तो 4.290 डिवाइड बाय 137 प्लस 36, वैसे कितना होगा 173 ना, 173 प्लस 2A। तो ये मोल्स हमारे पास H2SO4 के भी हो गए। अब देखो H2SO4 के मोल्स वो इनडायरेक्ट मतलब हमें डायरेक्टली दे ही रहा है। H2SO4 का उसने हमें क्या दिया, मोलरिटी दिया है एंड वॉल्यूम भी दिया है। ठीक है, सो दिस 4.290 डिवाइड बाय 173 प्लस 2A
इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0.4, अच्छा मोलरिटी और वॉल्यूम से क्या आएगा मोल्स आएगा ना, तो 0.477 इंटू ml में है वॉल्यूम, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 21.64 डिवाइड बाय क्या कर देते हैं 1000, तो हमारे पास क्या आ गया H2SO4 का मोल्स आया और उसको हमने क्या कर दिया इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे A मिल जाएगा, और अगर A आ गया देन बाकी तो सॉल्व हो ही जाएगा। क्लियर है क्या सबको? A का वैल्यू 121.3 आ रहा है शायद। ठीक है 121.3 देख लेना जो भी है। सो ये A का वैल्यू आता शायद, एंड देन ऑब्वियसली उसमें 1 ऐड करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। क्लियर है? आगे चले। हमें मोलार मास निकालना है, मोलार मास मतलब हमें 1 प्लस A निकालना है, और 1 प्लस A क्या हो जाएगा 122.3 हो जाएगा। क्लियर है सबको? ओके ना आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, स्टोइचियोमेट्रिक से HX का मोल निकाल कर सकते हैं क्या? HX तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा ना यार, रिएक्ट जो है वो BaX2.2H2O कर रहा है और उसी का वेट दिया है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.01 मोलार ऑफ NaOH is required to react completely with 30 gram of an aqueous acetic acid solution in which mole fraction of acetic acid is 0.15। ठीक है, तो हमें इस NaOH का वॉल्यूम निकालना है जो कि किससे रिएक्ट करे, एक सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन किसका है, एसिटिक एसिड का है, और उस एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.15 है। तो ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COOH पता है, कितना है 0.15। तो क्या करें, मोल्स अज्यूम करें सॉल्यूशन में, तो अगर हम यहाँ पर A मोल्स ले लेते हैं CH3COOH के, ये हमारे पास मान लो क्या है CH3COOH के मोल्स हैं, और B जो है वो वाटर के मोल्स है उसमें। तो CH3COH के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स क्या आना चाहिए 0.15 आना चाहिए। ओके, तो क्या हो गया यहां से, यहां से देखो A इज इक्वल टू 0.15 A प्लस 0.15 B, तो 0.15 इधर जाएगा तो 0.85 हो जाएगा, तो 0.85 A
इज इक्वल टू 0.15 बी, तो बी जो है वो क्या आ जाएगा, बी इज 85/15 है ना। सो 85/15 क्या होगा, 17/3 ऑब्वियसली टाइम्स ऑफ ए। तो 17/3 टाइम्स ऑफ ए, तो बी इन टर्म्स ऑफ ए आ गया। और क्या है, और दोनों का वेट मिला के कितना होना चाहिए, 30 ग्राम होना चाहिए। तो दोनों का वेट मिला के 30 ग्राम होना चाहिए। तो CH3COH का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 60 होता है। तो 60 इंटू ए प्लस 18 इंटू बी, दोनों का मिला के क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट करके ए मिल सकता है इसमें। क्या आएगा देखो, तो 60A प्लस वहां पर 17/3 सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो कितने के टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 6 टाइम्स कैंसिल आउट होगा ना। तो 670 जब कितना हो जाएगा, 102 इक्वल टू 30। ठीक है, तो यहां से ए क्या आ जाएगा, ए निकाल सकते हो। ए कितना आएगा, 162 हो जाएगा ये। सो ए आ जाएगा हमारे पास 30/162। ओके, तो ये मोल्स ऑफ CH3COH आ गया। हमारे पास ए जो है वो क्या है, ए है मोल्स ऑफ CH3COH, है ना। तो मोल्स ऑफ CH3COH आ गया। नाउ NaOH के मोल्स क्या होंगे, इतने ही होंगे। क्यों, क्योंकि NaOH जो है वो रिएक्ट कैसे करेगा, CH3COH plus NaOH will give CH3CONA प्लस H2O। तो इसके मोल्स अगर ए हैं तो इसके मोल्स भी क्या होंगे, ए होंगे। ओके, तो और ए हमें पता ही है कितना है। तो ए इज इक्वल टू क्या है, 30.162, सॉरी 30/162। तो क्या होना चाहिए, हमें NaOH का कितना दिया मोलरिटी, 0.01। सो 0.01 into, नहीं, this is neutralization. CH3COH is acid and NaOH is base. So neutralization A into V. So V क्या हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 162 into 0.01। तो कितना आ जाएगा ये, 18.51। कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया हमने, एक मिनट देख लेते हैं। नहीं, कहीं पे नहीं किया शायद। CH3CH का कितना होता है, 60 होता है ना। क्लियर है सभी को। आंसर 18.55 दिया है, तो मे बी कहीं पे कुछ चेंज हो, देख लो एक बार, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। बाकी ठीक है, 18.55 दिया, 18.51 मैच हो ही रहा है हमारा। चले आगे। क्लियर है सबको, आगे चले। चलो नेक्स्ट लेते हैं फिर।
इट नहीं है वो, एलटी है, लीटर है वो यार, इट नहीं दिया ऑप्शन में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। A mixture of C2H6 and C2H4 occupies 40 liter at 1 atm and 400 Kelvin. The mixture reacts completely with 130 gram of O2 to produce CO2 and H2O. Assuming ideal behavior condition, calculate mole fraction of C2H6 and C2H4. ठीक है, so दोनों के मोल्स ले लेते हैं कुछ अपन। एक है हमारे पास C2H4 और एक है C2H6। तो एक के ए मोल्स हैं, एक के बी मोल्स हैं, तो दोनों के मोल्स मिला के कितना होना चाहिए? ए प्लस बी क्या होना चाहिए? पीवी इक्वल टू एनआरटी से ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा पीवी बाय आरटी। सो एन क्या है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ए प्लस बी है, इज इक्वल टू पी कितना लेंगे, पी कितना दिया है हमें 1 atm इंटू वॉल्यूम कितना दिया है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया है, फोर्टी लीटर डिवाइड बाय आर। आर को हम 0.0821 ले सकते हैं या 1/12 भी ले सकते हैं, है ना। सर ने बताया कि आर को 1/12 लिया जा सकता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, आर जो है वो क्या है 0.0821 है, तो उसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या ले रहे हैं 1/12 ले रहे हैं। ओके, सो 1/12 लेंगे तो वो 12 ऊपर चला जाएगा। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर हमें दिया है 400 केल्विन, तो कितना आ गया ये, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1.2 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब रिएक्शन होगा, एंड रिएक्शन जब होगा तो O2 जो है उसका 130 ग्राम यूज होगा। ठीक है, तो एक रिएक्शन हम लेते हैं C2H4 प्लस O2 विल गिव CO2 प्लस H2O। कंबशन से CO2 और H2O ही बनता है, बैलेंस कर लेते हैं। तो कार्बन 2 है तो 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 है तो इधर 2 हो गया। नाउ राइट हैंड साइड देखो, 4 प्लस 2 6 तो 3 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज बैलेंस्ड। नाउ C2H4 के कितने मोल्स हैं, ए मोल्स, तो इसके कितने मोल्स होंगे 3A हो जाएंगे, है ना। 1:3 है, एक मोल से 3 मोल रिएक्ट करते हैं, तो ए से कितने करेंगे 3A करेंगे। क्लियर है सभी को। नाउ इसी टाइप से सेकंड रिएक्शन लेते हैं C2H6 का। तो C2H6 प्लस O2 will give CO2 plus H2O। मैंने कोई शॉर्टकट यूज नहीं किया, वो CXHY वाला यूज नहीं किया मैंने। यहाँ पर क्या किया देखो, वही तुम्हें मैं बता रहा हूँ फिर से। देखो इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले कार्बन बैलेंस करो। तो कार्बन लेफ्ट साइड में कितने, 2, तो राइट साइड में भी 2 होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, मैं उस जो तुम फॉर्मूले की बात कर रहे हो फॉर्मूला में नहीं लगा रहा हूँ, मैं बिना फॉर्मूला लगाए तुम्हें बता रहा हूँ कैसे करना है ना। कार्बन तो है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड पहले कार्बन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो, एंड देन ऑक्सीजन। ओके, सबसे पहले कार्बन बैलेंस करना है, उसके बाद हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। तो
हमारे पास देखो यहाँ पर भी क्या है, लास्ट रिएक्शन में देख लो, 2 कार्बन थे लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी 2 होने चाहिए, इसलिए पहले हमने राइट साइड में 2 कार्बन कर दिए। फिर उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस किया, लेफ्ट साइड में 4 हाइड्रोजन थे, राइट साइड में भी 4 होने चाहिए, तो कब होंगे, जब H2O के आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन दोनों साइड सेम होना चाहिए, तो हम राइट साइड का तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस कर चुके थे, तो कितने आए थे राइट साइड में, देखो 4 ऑक्सीजन आ गए CO2 वाले, और 2 ऑक्सीजन आ गए H2O वाले, तो कितने ऑक्सीजन हो गए राइट साइड में, 6 हो गए। तो लेफ्ट साइड में भी 6 ऑक्सीजन आने चाहिए, वो कब आएंगे, जब 3H3O2 होगा। ओके, तो इस टाइप से हमें बैलेंस करना होता है, पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, एंड देन ऑक्सीजन। तो इसमें देखो वही करने वाले हैं, C2H6 में 2 कार्बन, तो CO2 के आगे भी 2 कार्बन आ गए। अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, H6 में 6 हाइड्रोजन, तो H2O में भी 6 होने चाहिए, कब होंगे, जब H2O के आगे क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। अब देखो राइट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन हो गए, इधर हो गए 7, और इधर हो गए, सॉरी इधर हो गए 4, और इधर हो गए 3, तो कितने हो गए मिला के, 7 हो गए। तो अगर मैं यहां पर 7 लिख दूं तो ये तो 14 हो गया। अगर लेफ्ट साइड में मैं 7 ऑक्सीजन लिखता हूँ, 7 O2 लिखता हूँ, तो 14 हो गया ना, लेकिन हमें 7 चाहिए, तो 7 कब आएगा, जब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 7/2। समझाया। राइट साइड में देखो 4 ऑक्सीजन CO2 वाले, 3 ऑक्सीजन H2O वाले, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 7। तो टोटल H2O 7 हो गए, तो लेफ्ट साइड भी 7 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो अगर जस्ट मैं 7 लिखता स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में, तो वो 14 ऑक्सीजन हो जाता, बट हमें 14 नहीं में 7 चाहिए, तो क्या लिखेंगे, 7/2 लिखेंगे। ओके, तो इस टाइप से बैलेंस करते हैं हम। ओके, तो ये 7/2 आ गया। तो देखो 3.3 वो एटम नहीं है ना, आगे ये जो हमारे हम आगे लिख रहे हैं वो एटम्स नहीं है, वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, याद रखना, ठीक है। वो 7/2 2 3 वो एटम्स नहीं है, वो क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जैसे ये रिएक्शन है ना, मतलब देखो दोनों रिएक्शन सेम है, मैं लिखने वाला हूं, देखो H2 + O2 गिव्स H2O, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो ये रिएक्शन और 2H2 + O2 गिव्स 2H2O, ये रिएक्शन दोनों सेम है, दोनों रिएक्शन सेम है, बस क्या किया है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये रिएक्शन आ गया। समझाया, दोनों सेम है। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, याद रखो। अभी तक तुमने 10 तक जो पढ़ा है उसमें कभी फ्रैक्शन में तुमने देखा नहीं होगा, बट यहां पर हम लिख सकते हैं, चलता है। ओके, तो अब देखो C2H6 जो है उसके हमने कितने मोल्स लिए थे, C2H6 के हमने B मोल्स लिए है ना, तो उन B मोल्स का भी हमारे पास रिएक्शन होगा। तो अगर इसके B मोल्स हैं तो इसके कितने मोल्स होंगे, 7/2 टाइम्स ऑफ B। ओके, अब देखो जो टोटल ऑक्सीजन यूज हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, वो कितना है, तो फर्स्ट रिएक्शन में कितना मोल्स ऑफ O2 यूज हुआ था, फर्स्ट रिएक्शन में O2 के 3A मोल्स यूज हुए। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन में 3A मोल्स यूज हो गए, सेकंड रिएक्शन में कितने मोल्स यूज हो रहे हैं ऑक्सीजन के, 7/2 टाइम्स ऑफ B। तो ये टोटल मोल्स ऑफ O2 आ गया, और टोटल मोल्स ऑफ O2 क्या होना चाहिए, देखो उसने हमें वेट दिया है 130 ग्राम, कितना वेट दिया है, 130 ग्राम वेट दिया है। तो 130 ग्राम में कितने मोल्स होंगे यार, तो ये हमारे पास मोल्स ऑफ O2 है, और 130 ग्राम के हिसाब से क्या होंगे, 130 डिवाइड बाय 30। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गया। एक इक्वेशन जो है उसमें दोनों के मोल्स मिला के कितने आ रहे थे, A + B = 1.2 आ रहा था, और ये दूसरा इक्वेशन है। ओके, दोनों को सॉल्व करोगे तो मोल फ्रैक्शन निकाल ही सकते हो आराम से। क्लियर है क्या, आगे चले।
चले क्या आगे? कर लोगे ना दोनों इक्वेशन सॉल्व? ये वो भी सॉल्व करके बताएं। नहीं नहीं, मोल फ्रैक्शन में दोनों का ही मोल फ्रैक्शन है यार। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर में क्या है? मिक्सचर में C2H4 है एंड C2H6 है, तो A डिवाइड बाय A प्लस बी। ओके, एक्चुअली जब तुम सॉल्व करोगे ना तो मैं बता देता हूं, A जो है वो क्या आएगा, A आ जाएगा 0.4 और B आ जाएगा 0.8। ठीक है, दोनों का मोल्स मोल्स मिला के कितना था, 1.2 था, तो 0.4 बाय 1.2 दैट इज 1/3। ओके, एंड इसी टाइप से दूसरे के जो मोल्स है वो 2/3 हो जाएंगे। ठीक है, आंसर लिख दिया मैंने। कैलकुलेटर जो है वो एग्जाम में अलाउ नहीं होगा, बट अभी तुम यूज कर सकते हो, बट एग्जाम में अलाउ नहीं होगा। एग्जाम में जनरली जो कैलकुलेशन है वो सिंपल वाली दी जाती है, बट स्टिल तुम क्या है, मेरे ख्याल से विदाउट कैलकुलेटर ट्राई करो, अप्रोक्सीमेशन वगैरह करके। ओके, आगे चलें। क्योंकि आइडियल गैस नहीं करते हैं ना, फिर पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं लगाते, हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन लगाया ना। ओके, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इसमें हमें क्या दिया है, ए क्रिस्टलिन हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑन बीइंग रेंडर्ड एनहाइड्रस लूजेस 45.6% ऑफ इट्स वेट। हाइड्रेटेड सॉल्ट को जब एनहाइड्रस किया, मतलब उससे जब वाटर निकाला तो एक्चुअली 45.6% वेट लूज कर दिया। मतलब क्या है, 45.6 जो है ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ H2O हो गया। ठीक है, दिस इज परसेंटेज ऑफ H2O। सॉल्ट में, हाइड्रेटेड सॉल्ट में इतना परसेंट H2O है। नाउ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट का परसेंटेज कंपोजिशन बोल रहा है वो, तो Al का दिया है, K का दिया है, सल्फर का दिया, ऑक्सीजन का दिया है। हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो यस निकाल सकते हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है। तो टेबल वाला फंडा यूज कर लेते हैं, K Al है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। ठीक है, तीनों का हमें कितना परसेंट दिया है, K का दिया है 15.5, सॉरी 15.1, Al का कितना दिया है, Al का दिया है 10.5, सल्फर का कितना परसेंटेज है 24.8 एंड ऑक्सीजन का कितना परसेंट है 49.6। ये एनहाइड्रस सॉल्ट में दिया परसेंटेज, याद रखना। तो नेक्स्ट कॉलम में क्या है, सभी का एटॉमिक वेट लिखेंगे। K का 39, Al का 27, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का 16। देन नेक्स्ट कॉलम में क्या होता है, परसेंटेज को डिवाइड करते हैं हम किससे, एटॉमिक मास से। दिस इज 24.8 डिवाइड बाय क्या करेंगे 32,
एंड लास्ट है हमारे पास 49.6 डिवाइड बाय 16। नाउ हर एक का निकाल लेते हैं वैल्यू क्या है। तो 15.1 डिवाइड बाय 39 करेंगे तो ये 0.39 आएगा। फिफ्टीन पॉइंट 1 को डिवाइड किया, देन इसके बाद 10.5 जो है उसको डिवाइड किया तो उससे भी 0.39 आया। आफ्टर दैट 24.8 को 32 से डिवाइड किया तो 0.775 आया। इसके बाद लास्ट वाले से 3.1 आया। नेक्स्ट वाला क्या होता है, जो लिस्ट है उससे सबको डिवाइड करते हैं। तो लिस्ट क्या है 0.39 है, तो उसी से सबको डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये वाला भी 1 हो जाएगा। देन 0.775 है उसको डिवाइड करेंगे, अप्रोक्सीमेटली वो क्या है 0.78 ही है तो उसका 2 आएगा। एंड 3.1 जो है उसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया KAlS2O8। ठीक है, ये हमारे पास एनहाइड्रस पार्ट है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, एनहाइड्रस पार्ट है। नाउ हाइड्रेटेड में क्या होगा, कुछ H2O होगा, ऐसा नहीं मिलेगा 2.7 और 2.2 ऐसा टाइप का नहीं मिलेगा जनरली तुम्हें। नाउ इसमें कुछ H2O भी है, तो मैं बोलता H2O है अपने पास, मान लो X है ना, तो उसका हमें परसेंटेज दिया हुआ है ना H2O का, H2O का हमें परसेंटेज दिया हुआ है कितना 45.6। ओके, तो H2O का परसेंटेज को इक्वेट कर दो इसके, तो वहां से X मिल जाएगा। ठीक है, सो 18X डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ H2O कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इंटू 18 डिवाइड बाय पूरे का मॉलिक्यूलर मास। सो पूरे का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 39 प्लस 27 प्लस सल्फर 2 है तो 64 प्लस ऑक्सीजन 8 है तो 120 कितना होगा 16 8 का कितना होता है 128 ही होता ना, 128 प्लस 18X इंटू 100 करोगे तो ये तुम्हें परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया है 45.6 दिया है। ओके, तो क्या मिल जाएगा X मिल जाएगा। तो X मिल गया तो पूरा फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। वैसे भी ऐसा ऑप्शन हमें Kl2S2O8 वाला जो है एक ही दिया है, अच्छा दो दिए हैं, Kl2 एक ही ऑप्शन है ना शायद, KlS2O8, हाँ यही ऑप्शन है ना, तो वैसे भी आंसर हमारे पास क्या होगा यही होगा। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन नंबर 33 पर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 33। तो हमें एक नहीं डायरेक्टली, एक्चुअली उसमें एक और ऑप्शन दिया ना यार, नन ऑफ दीज। प्रॉब्लम ये है नन ऑफ दीज दिया है वैसे, दैट्स व्हाई हमें फिर भी x निकालना ही पड़ेगा, क्या पता x 12 ना हो। ओके, तो हमें एंड में जो इक्वेशन है उससे x निकालना ही पड़ेगा। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 33। A crystalline polymer molecule is uniform। अच्छा, अब देखो वो जो प्रिज्म टाइप का दिया वो एक मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल जो है उसका उन्होंने शेप वगैरह दे दिया हमें। नाउ इफ डेंसिटी ऑफ दिस प्रिज्म इज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो मोलार मास निकालना है। अब मोलार मास क्या होता है, 1 मोल का मास होता है। ओके, तो बेसिकली 1 मोल का मास होता है ना, डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी पता है, तो अगर मैं 1 मोल का वॉल्यूम निकाल लूं तो डेंसिटी से वेट भी तो आ जाएगा ना यार। ओके, तो हमें क्या करना है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निकालना है। तो पहले तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाल लेना, तो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या होगा। अब देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। प्रिज्म दिया ना, तो प्रिज्म का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। नाउ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, देखो एरिया जो है वो ट्राइंगल है, देखो फेस कैसा है, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया इंटू लेंथ कितना, 300 एंगस्ट्रॉम है। अच्छा, सभी को हम किस में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे, क्योंकि डेंसिटी हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। ओके, तो एरिया क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू एज लेंथ, यही होता है ना। सो √3/4 इंटू एज लेंथ का स्क्वायर, तो 100 एंगस्ट्रॉम है, उसको मीटर में कन्वर्ट करते तो 10⁻⁻10 करते, बट सेंटीमीटर के लिए 10⁻⁸ करेंगे। ओके, सो √3/4 इंटू एज का स्क्वायर, दिस इज एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितना दिया, 300 एंगस्ट्रॉम दिया, सो 300 इंटू 10⁻⁻10 करते अगर मीटर में निकालते, बट सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, -8 करेंगे। सो ये हमारे पास जो आ रहा है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, कितना आ रहा है, सो 10⁻⁻, ये हो गया 3 इंटू √3/4 इंटू -6 ये हुआ, एंड -12, सो -18 हो गया ये। ओके, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या कर सकते हो, वेट निकाल सकते हो तुम एक मॉलिक्यूल का, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल का वेट निकाल के उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर क्या कर सकते हो, Na मॉलिक्यूल का वेट निकाल लो, मतलब कि एवोगैड्रो नंबर वाले, यस 1 मोल मॉलिक्यूल का, तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाल के देन डेंसिटी से वेट निकाल लो। तो हम क्या कर लेते हैं, एक मॉलिक्यूल का ही वेट निकाल लेते हैं, चलो। सो डेंसिटी हमें पता है कितना है, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, सो वेट आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो ये वेट आ गया ग्राम में। और मोलार मास क्या है, मोलार मास है वेट ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल के लिए क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 10⁻18 कैसे आया, देखो फर्स्ट वाले में क्या है, 10⁻6 है ना, उसका स्क्वायर क्या हुआ, 10⁻12 हो गया। सेकंड वाले पार्ट में भी 10⁻6 ही बचेगा, बिकॉज 300 है, उसका 3 ले रहे हैं जस्ट हम। तो सेकंड वाले ब्रैकेट में 10⁻6, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में 10⁻6 का स्क्वायर, मतलब 10⁻12, तो टोटल पावर कितना हो गया, 10⁻18 हो गया। क्लियर है, तो कितना आ गया ये,
तो ये हमारे पास अच्छा 1 मॉलिक्यूल का वेट है, तो 1 मोल का क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर। तो 1.2 इंटू 3√3/4 इंटू 10⁻⁻18, 6.02 को 6 लिख रहे हैं, इंटू 10⁻20। सो दिस इज वेट ऑफ 1 मोल या मोलार मास। तो कैलकुलेट अगर तुम इसको करते हो, तो ये आता है 9.35 इंटू 10⁻5 अप्रोक्सीमेट आएगा, क्योंकि हम 6.02 को 6 ले रहे हैं। 9.35 इंटू 10⁻5, तो कौन सा आंसर हो जाएगा ये, बी ऑप्शन हो जाएगा, 939 इंटू 10⁻3। क्लियर है सभी को? एक एटम का वेट दिया है तो कैसे आ गया, एक्चुअली एक एटम का वेट एटॉमिक मास होता है ना यार, बट वो एएमयू यूनिट में होता है। मोलार मतलब क्या एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हो तुम? यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का वेट हमने निकाला है, एक मॉलिक्यूल का वेट ग्राम में निकाला, और उसने बोला कि मोलास क्या होगा, मोलार मास मतलब एक मोल का मास। तो एक मोल के लिए क्या करेंगे, 6 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक एटम का मास ग्राम में दिया है तो एटॉमिक मास क्या होगा, ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट कर लो, वही एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 33 तक करा दिया है। अभी क्या करें, कौन सा क्वेश्चन लें? वैसे 8 बजने में 10 मिनट है, तुम लोग बोले कि सर 10 मिनट पहले ही छोड़ देना, क्योंकि हमारा फिजिक्स का लेक्चर भी है। तो क्या करें, कंटिन्यू करें या छोड़ दें? एक सम और ले लें? एक सम और ले, क्या बोलते हो? 21 ले लें? 20 ले, 21 ले, क्या ले भाई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ऐसे तो। चलो फिर नेक्स्ट टाइम ही करते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग प्रॉब्लम की बोल रहे हैं। सो बाकी प्रॉब्लम्स नेक्स्ट टाइम करते हैं। नेक्स्ट टाइम तुम्हारा कब फ्री है? कल ले क्या? ठीक है, ग्रुप पे पूछ लेंगे। चलो तो लेक्चर एंड करते हैं, बाकी कल ले लेंगे। कल या नेक्स्ट टाइम जब भी होगा पूछ लेते हैं। चलो बाय।